देखो ये पहले सैम्पल पेपर है, पहले सैम्पल पेपर कर लेते हैं और वो जो एग्जामिनेशन पेपर है वो इसके बाद कर लेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे, ये याद रखना, ठीक है? मतलब टफ इन द सेंस कि शायद आपने पहले ना ही देखे हों, नहीं देखे होंगे, देखा ही क्या है, देखा इससे पहले कुछ? कलर ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये ले लेते हैं। रेड चाहिए, रेड। पूछा ही नहीं मैंने, मैं डिसाइड पूछा ही नहीं बेवजह। A partner's capital account was credited with 80,000 during the year. Which of the following can be possibility for such a credit in his capital account? Opening, drawing, loss, capital introduced. Capital introduced? ठीक है। अगर पैसे इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही कहते हैं ना। ओपनिंग बैलेंस कब बोलते हैं? पिछले साल से कुछ कैपिटल थी, वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुई, वो ओपनिंग है। ये बात समझ आती है? स्मार्ट तो है ही। अगला क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। पहले ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अच्छा है? कैसे? सबने बोल दिया होगा, कैसे होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब समझाओगे? वेरी गुड। अगर ये एक लेजर है, अब कैपिटल क्रेडिट साइड तो ऑब्वियसली यही होती है, डेबिट साइड ये होती है। मुझे नहीं पता। यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के क्या क्या लिखते हो? मतलब वो रीजंस जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ती है। और डेबिट में क्या लिखते हो? फ्लक्चुएटिंग में सारे के सारे इसी में आते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ इसी में आता है। तो अगर वो कैपिटल लेके आएगा वो अमाउंट भी इधर आएगा, अगर उसको प्रॉफिट होगा वो अमाउंट भी इधर आएगा। अब हम नंबर एज्यूम करते हैं, वो कैपिटल लेकर के आया बाय बैंक, वो लेकर के आया 1 लाख रुपीस, ठीक है? और प्रॉफिट हुआ, पुराने सालों का प्रॉफिट जो रिजर्व था वो एज्यूम कर लेते हैं हम 2 लाख रुपीस। कितनी कैपिटल हो गई? अरे कितनी हो गई? 3 लाख। अब मेरे को ये बताओ ये नेगेटिव कैसे जा सकती है? लॉस तो हो सकता है ना, लॉस तो कितना भी हो सकता है। अगर उसे लॉस ही हो गया 450, अब आ गया नेगेटिव बैलेंस, अब डेबिट बैलेंस आ गया। अब बैलेंस यहाँ बचेगा, अब आपका बैलेंस CD इधर आ रहा होगा, कितना? 150। अगर बैलेंस इधर है तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी ना। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। डिसोल्यूशन चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, आप में से ही किसी ने पूछा था, उसमें एक कैपिटल एसेट साइड लिखी हुई है, वो बुक खोलोगे तो दिख जाएगा। वो कैसे हो गया? कैपिटल एसेट साइड कैसे चली गई? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस अभी तो आ गई। लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग में होगा, फिक्स्ड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिक्स्ड में लॉस, ये कम कैसे होता है? या तो लॉस की वजह से या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट से भी हो सकता है। पर फिक्स्ड में ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में जाती नहीं। वो कहाँ जाती हैं? करंट में जाती हैं। तो फिक्स्ड में करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस हो सकता है, पर कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहेगा। समझ आ गया ये? तो खैर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। रीजन लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल। हाँ ऑप्शन ए ना, सिंपल इतना मैं बोल लो, पता नहीं कहानी सुना रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। अभी लिखना नहीं है ना, लिखना। Second, on 1 July 2024, ABC entered into partnership sharing profits and losses in ratio 5:3:2. C was guaranteed that his share of profits will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, will be borne by A and B equally. For the year ended 31 March 2025, firm incurred loss of 125. Deficiency will be borne by A and B. Blah blah blah. बताओ। बिल्कुल ही गलत, क्योंकि पहले तो वो लॉस है और लॉस का अमाउंट जाएगा उसमें। देखो सबसे पहले तो आपको हुआ है लॉस, ठीक है? उस लॉस को बांटो तीनों में। देखो पहले वाले गारंटी सी को
सर वो आपने क्वेश्चन को उधर कर दिया। हाँ तो आपने नंबर्स देख तो लिए थे, इतना ही पढ़ना होता है क्वेश्चन को। इसमें 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सी का शेयर है 2/10। इस लॉस में उसका शेयर कितना है? क्या सिमर, ठीक है, इसका ये लॉस का शेयर कितना है? 25,000। ये उसका लॉस है, ये याद रखो। आपने उसे प्रॉमिस क्या किया था? आपने उसे प्रॉमिस क्या किया था? 60,000 प्रॉफिट। तो मैं इसमें 60,000 ऐड करूं, क्योंकि हमने उसे 25,000 का लॉस है। अगर आप उसे 25,000 ही दोगे तो क्या होगा? तो 0 पे आएगा, तो वो 0 पे आएगा। तो एक तो आपको उसको 25,000 तो देना ही है, तो लॉस का शेयर तो आपने देना, वो 0 पे आया। उसके ऊपर आपने उसे प्रॉफिट भी देना है, जो कितना है? 60,000। हाँ, यही सबकी गलती है। ओ माय गॉड, ये क्या टर्म है? और ये बिजनेस कब शुरू हुआ है? आपने उसे क्या बोला है कि हम तुझे 1 साल में 60,000 देंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं? और आपने पर एनम भी बोला है, आपने बोला है 12 महीनों के 60,000 देंगे। क्या सी ने 12 महीने काम भी करा है? कितने महीने करा है? 9। तो आप पहले तो ये निकालोगे उसका इस साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। ये बात समझ में आती है? उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। और आप ये देख रहे हो, गलत ऑप्शन, गलत चीज सोच करके जो आंसर आता है एमसीक्यू में, वो तो आंसर में जरूर ही मिलेगा। अगर बनाने वाले में अक्ल है, जो इनमें है। सैंपल पेपर में तो ऐसा दिख रहा है, उन्हें पता है स्टूडेंट क्या गलती करेगा, और वो उस हिसाब से ऑप्शन तो जरूर रखते हैं। आप यहाँ 60 ऐड नहीं करोगे, आप पहले तो आप ये करोगे, अब यहाँ 60,000 into 9/12 45। आपने सी को इस साल 45,000 देना है। ये बात समझ आती है? खांसी तो बहुत लोगों को मैंने देखी है, ये थोड़ी स्पेशल, सर थोड़ी ज्यादा हो गई है। सही बात है। तो 70,000 देना है आपने उसे। 25,000 से क्या होगा? उसका लॉस 0 पे आएगा। क्या क्या क्या? फैन चला रही हूँ। बंद कर दो। हाँ, अभी गला खराब है आपका, आपको फैन बंद करो उसको। इसीलिए मैं आपको, आप स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाएंगे इसके बाद, ठीक है? अगर आपको कुछ भी करना है आप मेरे को बोलेंगे, सर पंखा ठीक? दिला दे। नहीं चलाना। 70,000 रुपीज हमारा इसको जो देना है, और ये किस इक्वल था, ये पढ़ लिया था। ये मत एज्यूम करना यही रेशियो है, अगर क्वेश्चन बदल देगा तो बदल देगा। इक्वली बोला उसने, तो 35 आंसर डी है सबका। एक बच्चे का आंसर ठीक नहीं था इसमें। अब इंटरेस्टिंगली आप अपना एग्जाम दे के आओगे और आने के बाद आप मेरे को डिक्लेयर कर दोगे सब कुछ ठीक था, सब कुछ आता था, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था तुम क्या गलत करके आए हो। वो तो बाद में पता चलेगा, फिर आपको पता हो ये भी करना था। सर पहले 5 मिनट हमें दो ना, हम सारे सॉल्व कर 5 मिनट? 5 मिनट दो, सारे सॉल्व 5 मिनट में सारे? अच्छा, 5 सर 5 मिनट में 5। मैं भी साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ सिमर, आप भी कर सकते हो। और ये आपको घर से करके आना था, मैं यहाँ पे टाइम सॉल्व, अगर यहाँ पे मैंने आपको बिठा के सॉल्व कराना है तो हम क्लास क्यों कर रहे हैं? थर्ड, इसमें क्या कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लो और उसके बाद मुझे बताओ। हमें चाहिए रीशूड, ठीक है, 4,000। जल्दी कर लो, ये तो करना चाहिए। $4,000 number of shares reissued, capital forfeited per share। देख लो, 10 + 2 है, प्रीमियम इंक्लूडिंग है। सर हो रहा है। 2 रुपीस 2 आया। क्या? 4,000 to 2 8,000 सी पार्ट। आप 6,000 शेयर्स क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड क्यों देख रहे हो? रीइशूड देखो। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड जो कि 4,000 है, इनटू कैपिटल फॉरफिटेड पर शेयर। क्वेश्चन ने क्या बोला? द अमाउंट पेबल वाज एप्लीकेशन 3, उस पे 1 रुपी प्रीमियम है, अलॉटमेंट 6, उस पे 1 रुपी प्रीमियम है, बैलेंस। इस आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, फेल टू पे, तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन पे कैपिटल कितना है?
2 रुपीज, तो 4000 जो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर रीइश्यूड है, तो कैपिटल फॉरफीटेड पर शेयर 2 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है ही नहीं क्योंकि आपने 11 पे, तो डिस्काउंट 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 8000 आ जाता है। ठीक है, 8000 है ऑप्शन सी। ये बात क्लियर है? ये तो सिंपल है। अब मैंने इसका भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, शेयर फॉरफीटेड का बैलेंस, याद है? यस याद है, बट बताया था। बताया तो था। हाँ रुको, लेट मी टेल यू। अच्छा। मैं बोलना बता। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा। नंबर ऑफ शेयर्स forfeited minus नंबर ऑफ शेयर्स issued into capital forfeited per share। दोबारा से लिख देता हूँ। आप लोग बाकी सारे कुछ ध्यान दे लिया करो क्लास में। अब तुम्हें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ये करने के लिए, पर अगर आपने वो जो मैंने आपको बुक दिया वो कर ली होती तो भी याद होते, पर करेगा कौन? क्यों करें इतना काम? क्वेश्चन क्या मांग रहा है? बैलेंस इन शेयर फॉरफीटेड। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, शेयर फॉरफीटेड का बैलेंस कैसे निकालते हैं। इसको ना सेट ही कर लेते हैं, बैक टिक नहीं रेस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स forfeited minus number of shares reissued, ये ब्रैकेट, ये माइनस करना है और इसको, और ये मल्टीप्लाई होगा कैपिटल forfeited पर शेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? बैलेंस इन शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ठीक है, जितने फॉर्मूलाज हैं ये आपको कहीं लिखने हैं ताकि याद रहे। मैं तो लिखवाता रहूंगा, ये पता नहीं शायद मैं 6ठी बार लिख रहा हूँ। एक बच्चे, उसको भी याद नहीं था, उसको भी पता है कि रजिस्टर में कहीं है, वहां से देख के बोला क्या क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। वो पता भी है कहाँ है एग्जैक्ट। अब आप इसमें नंबर्स देखो और जल्दी से करो। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड कितने हैं? 15,000। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 13,000, माइनस किया 2,000। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। 2,000 और कैपिटल फॉरफीटेड पर शेयर कितना है? 6। तो आंसर क्या हुआ? 12,000। सीधा, कि इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधा वैल्यू डालोगे आ जाएगा। 10 सेकंड का काम है ये सब। क्या हुआ? आप पेन नहीं लाए? ये हो गया ना? ठीक है, एमसीक्यू ना मेंटली होने चाहिए मोस्ट ऑफ देम। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप लिख लिख के कर रहे हो तो क्या होगा? आप जो ऑनलाइन है अभी तक, आपको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। फोर्थ, पिस्ता लिमिटेड। क्या बात है। हाँ, काजू बादाम सारे। रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड, comprising of assets of 45 lakhs, liabilities of 7 lakh 50. In consideration, issued them 30,000, 9% debentures of 100 each at 5% discount and check off. आपको पता है क्या करना होता है ये ऐसा क्वेश्चन करने के लिए? ये मैंने आपको क्लास में भी बताया, फिर से बता देता हूँ। आप ये देखो कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। ठीक है, पहले सीख लो क्या करना है, अभी भागना नहीं लिखने के लिए। कंपनी की कैपिटल कितनी है और उसको कंपेयर करो परचेज कंसिडरेशन से। इन दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। कैसे? अब ये निकालने कैसे वो इसके बाद बताता हूं। पर मान लो कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख की कैपिटल के बदले उसको दे रहे हो 1.5 लाख, तो आप ज्यादा पैसे दे रहे हो या कम? ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसकी गुडविल है। तो इस केस में गुडविल आ जाएगी
50,000। और अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी की कैपिटल 1 लाख है पर आप उसे 70,000 दे रहे हो, अब आप उसे कम पैसे दे रहे हो, कम पैसे आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व होता है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा 30,000। ये बात समझ में आई? अब हमारे क्वेश्चन में कैपिटल बहुत सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटी तो कैपिटल होता है। 45 lakhs माइनस 750 कितना हुआ? 37,50,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37,50,000 की कैपिटल है, और मैं इसके बदले उसे कितने पैसे दे रहा हूं? एक तो आपको 10 लाख सीधा सीधा दिख रहा है जो चेक है, और आप 30,000 इंटू 100 5% डिस्काउंट, पहले 30,000 इंटू 100 करो, 30 लाख, 5% डिस्काउंट माइनस करो, 2850, 150 होता है ना, 2850 में ऐड करो 10। आप इतनी वैल्यू है उस कंपनी की और आप उसे इतना पैसा दे रहे हो, ज्यादा या कम? कितना ज्यादा? तो क्या आंसर आएगा? समझ में आया? ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आप जर्नल लिख के वैल्यू पुट करोगे एक अलग बात है, पर इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? कैपिटल रिजर्व या गुडविल का यही मतलब होता है। ये मुझे पता है कब पता चला था? सीए बन जाने के बाद। तब तक मैंने रट रखा था कि जर्नल लिखो, ऊपर बच जाए बैलेंस तो गुडविल, नीचे बच जाए तो कैपिटल रिजर्व। और हुआ ऐसा, एक दिन किसी ऑडिट पे था, ऑडिट क्या था, रेलिगेयर नाम की एक कंपनी है, उसके ना सारे बिजनेस मर्ज हो रहे थे। जैसे रिलायंस के अलग अलग है ना, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस दिस, रिलायंस दिस, रिलायंस दिस, तो वो डिसाइड करते हैं एक दिन कि वो मर्ज करके एक ही रिलायंस रहेंगे, 4 कंपनियां नहीं चलाएंगे। तो रेलिगेयर ने ये डिसाइड किया, उनकी 11 कंपनियां थी, उन्होंने डिसाइड करा कि सारी कंपनी मर्ज होंगी, और हर कंपनी एक दूसरे को खरीद रही है, बेसिकली फ्री में मर्ज नहीं होते। तो हम लोगों ने उनकी बैलेंस शीट मर्ज करी, एक दूसरे सीए फर्म आए हुए थे, उन्होंने भी मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमने तो रट रखा था कि भाई बैलेंसिंग फिगर आए, नीचे की साइड तो कैपिटल रिजर्व होता है। हमें समझ थोड़ी आता था कि क्या क्यों आता है कैपिटल रिजर्व या क्यों डेबिट में गुडविल होता है। सब सारे सीएस ने ये बात रटी हुई थी। सीनियर पार्टनर आता है, बैलेंस शीट देखता है मर्ज, 10 मिनट के बाद बोलता है बैलेंस शीट गलत है, 10 मिनट में बोलता है, और फिर वो बोलता है इस केस में कैपिटल रिजर्व आ ही नहीं सकता क्योंकि कंपनीज ने एक दूसरे को जो पैसे दिए हैं वो वैल्यूएशन से ऊपर दिए हैं। और हम में से किसी को ये बात ही समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहा है, पर फिर बाद में समझ में आया कि हर चीज का लॉजिक होता है, ये रट्टे नहीं होते सिर्फ। तो आप ये कर सकते हो कि आप इसमें जर्नल लिख लो और ये याद कर लो कि ऊपर बैलेंस गुडविल, नीचे बैलेंस कैपिटल रिजर्व, पर लॉजिकली अगर आप सोचो ज्यादा पैसे दे रहे हो तो गुडविल, कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व, उतनी सी बात है। पर ये कोई बताने वाला चाहिए, खुद से ये बात समझ में नहीं आती। Dawn Limited purchased equipment and paid 220 by check, issued 16,000 equity shares 10 each at 25% premium, purchase consideration will be, simple है, 220 तो सीधा सीधा लिखा है चेक, शेयर्स हैं 16,000 इंटू 10 करो पहले, 1,60,000, और इसमें इसका 25% ऐड करो प्रीमियम, 1,60,000 का 25% कितना होता है? 40,000, 40,000 ऐड किया तो 2 lakhs और 220 420। ये याद रखना, परचेज कंसिडरेशन में ये अमाउंट तो सीधा जाएगा, और कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ ये मल्टीप्लाई होंगे, प्रीमियम या डिस्काउंट का रोल नहीं है। प्रीमियम है तो उसे ऐड कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, तब आप करेक्ट परचेज का, ऊपर भी हमने यही किया ना, 30,000 इंटू दिस और फिर 5% लेस किया क्योंकि डिस्काउंट था, तो करेक्ट परचेज कंसिडरेशन आता है। और एमसीक्यू में प्लीज ये बात याद रखो, गलत करके जो आंसर आना है वो तो ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो अगर पहली बारी में आंसर आ गया, खुश मत हो जाओ, जरूरी नहीं है कि वो सही है। यहां तक समझ आ गया? स्मार्ट तो है ही आप लोग, समझ तो आ ही जाएगा। हाँ, बाला एंड लाला with capitals of 24 and 16 they admitted माला, सब राइम कर रहे थे ना। 1/3 for which 20 lakhs as capital, investment and investment fluctuation reserve appearing in the books of 250 and 50 respectively. Bala took over 40,000 of the investments at 80 and remaining investments were valued at 110. By what amount revaluation will be affected? तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट ही है जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बात समझ में आती है। और इन्वेस्टमेंट्स के 2 सिनेरियोज हैं, एक में पार्टनर लेके गया है, एक में उसकी वैल्यू खुद मार्केट वैल्यू से इफेक्ट हुई है। आप मेरे को ये बताओ, पार्टनर कितनी वाली कितने में लेके गया है? 40% इन्वेस्टमेंट 80 में लेके गया ना पार्टनर,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख हो गए 250 250 का 40% कितना होता है? 1 लाख। और वो 1 लाख वाला कितने में लेके गया? तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पहले केस में तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को 20,000 का लॉस हुआ, ठीक है? ओके, फिर दूसरे केस में रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 110। 150 में से 1 लाख वाली तो साइड कर दो, वो पार्टनर ले गया, बची कितनी? और 1,50,000 की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहाँ हमें 40,000 का लॉस हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ? 60। अब एक चीज देखो, 60 ऑप्शन में है पर ये गलत आंसर है, क्योंकि हमारे पास IFR है। IFR कितना है? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले लॉस IFR से एडजस्ट होता है। कितना एडजस्ट हो गया? बचा कितना? तो 10,000 गया हमारे रीवैल्यूएशन में, और क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट। तो डेबिट 10,000। ये बात समझ में आती है? आती है? मेरे को बस ये लग रहा है ये बेचारा घूर रहा है बैठ करके ये क्लास में हो क्या रहा है। कोई नहीं। Jan Viru were in a partnership sharing profits and losses in ratio 5:3. Capitals were 10 and 8. Firm also had reserves of 7. Normal rate of return was 10. Firm made a profit of 2,30,000 after adjustments. Okay. Value of goodwill, ये वाला करो। जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो, क्या आप सिर्फ कैपिटल्स लेते हो या रिजर्व भी लेते हो? ये याद रखो, रिजर्व भी लेते हैं, वो है कैपिटल टोटल। उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप 10 लाख 8 ये 18 लाख प्लस 7 कितना हुआ? 25 लाख। हमने 35 नहीं बोला? और उसका 10% ये क्या आया? 250। ये है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो 230 है, पर ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एबनॉर्मल चीजें एडजस्ट कर रखी हैं। एक हमें लॉस बाय ये लॉस ऑफ मशीन हो गया था 2 लाख, तो वो इसमें से माइनस हो गया होगा। अब उसे ऐड कर दो क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये 430 हो गया। और एक हमें 150 का इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये भी एबनॉर्मल इनकम है, इसको क्या करेंगे? माइनस। तो 430 माइनस 150 280। तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? हमारी जितने ये जो बाकी जो फॉर्म है वो कितना हो कर रही है। सेम कैपिटल बाकी फर्म्स में हो तो वो 250 कमाते हैं, और हम कितना कमाते हैं? 280। तो हम कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं? कितने स्मार्ट हैं हम। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। और आपको गुडविल कैसे निकालनी है? कैपिटलाइजेशन से। क्या रेट था? 10%। तो इसको आप कैपिटलाइज करोगे तो इंटू 100/10, 0 बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3 लाख। मुझे बस एक डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो इंक्लूड करते हैं प्रीमियम माइनस करते हैं। प्रीमियम एक नॉर्मल एक्सपेंस है, पर क्लेम एक एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम देना तो देना ही है, वो तो हर साल का खर्चा है। क्लेम आएगा, ये कोई रेगुलर इनकम थोड़ी है कि चीजें जल रही हैं, पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ABC were partners sharing profits and losses in the ratio 7:1. B died. A took over 1/20 from his share and remaining share was taken over by C. Determine new profit sharing ratio. है तो सिंपल, जल्दी कर दो फिर। 7:1 है। B died. B died तो कितना शेयर फ्री हो गया? 2/10 अब अवेलेबल है। और क्वेश्चन बोलता है कि A took over 1/20 from his share and remaining share was from है off है? तो इसमें से 1/20 ले लिया, चला गया, ठीक है। माइनस करो, बचा हुआ कितना किसने ले लिया? 3/20। वही होगा 3:1 कैसे हो जाएगा? अरे एक सेकेंड, ये A ने लिया, ये C ने लिया 3/20। ये हमने कैसे निकाला? 2/10 माइनस 1/20 करेंगे तो ये आएगा। ये A ने ले लिया है और ये C ने ले लिया है, क्या करोगे? अब A में ये ऐड कर दो और C में ये ऐड कर दो, न्यू आ गया। 3:1 है। यहाँ पे कर लेते हैं ना। क्या हुआ? A का शेयर पहले क्या था?
7 by 10 में और कितना आ गया 1 by 20, ये कितना आएगा 15 by 20 पक्का। Yes, yes. और C के पास पहले कितना था और अब आ गया, तो ये कितना हुआ 15:5 मतलब 3:1। ठीक है, जल्दी करना है, पॉइंट यही है एमसीक्यू का कि जितनी जल्दी हो सके वो। इसमें टाइम बचेगा तो बड़े क्वेश्चन। कैश फ्लो बहुत बार बोला, कैश फ्लो शेयर कैपिटल 12 मिनट्स में नहीं होंगे 6 मार्क्स में, और एक आधा कोई और होगा जो टाइम ले लेगा, तो फिर यहाँ टाइम बचाना पड़ेगा ना। Okay, sir. वेरी गुड। और आपके पास चॉइसेस हैं, दिख रहा है, एग्जाम में भी होंगी। रीडिंग टाइम में क्या काम करना है कि कौन सा आप करोगे जो जल्दी होगा। ठीक है, होपफुली आपको सारे ही आते हो, पर उसके बाद ये है कि Reading time में MCQ solve नहीं कर सकते। कर सकते हो, और अब ये रिकॉर्ड हो रहा है पर कोई नहीं, कर सकते हो। और आप ये कर सकते हो कि उस पर छोटा सा ना डॉट लगा लो। अगर इन्विजिलेटर ने ये देखा कि आपने बड़ा टिक लगाया, उसको दिख गया कुछ लिखा हुआ, वो क्वेश्चन पेपर ले लेगा और रीडिंग टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही करता था, पेंसिल से भी नहीं, पेंसिल से छोटा सा डॉट लगा लेता था कि ये आंसर है। इससे ज्यादा कुछ लिख ही नहीं सकते, वो लिखोगे क्वेश्चन पेपर चला जाएगा वापस। और आप जो वैसे भी आंसर शीट पे लिखते हैं वो तो गलती से भी मत लिखना। अब XYZ sharing profits and losses in ratio of 5:3 Y retired, he gifted half of his share to X and remaining। हाँ तो आप छोड़ो ना, वो जा रहा है, आप गिफ्ट दे रहा है, पैसे ले रहा है, छोड़ो। Y कितना शेयर था उसका, इसका हाफ करो। हाँ 3/20, और ये हो गया हाफ, ये हाफ हुआ है। हाँ ठीक है। अब ये X को शेयर मिल गया और ये वाला Z को मिल गया, ऐड कर दो, सेम वही है। इसको करना है, मतलब ये हमें आता है, ऐड ही तो करना है। हाँ, फिर वो जो 3/40 plus 3/20 plus उसका share X का value हो जाएगा, और 5/10 plus 3/20 plus 3/40। क्यों, ये कहाँ से आया? उसने हाफ को भी और हाफ में बांटा। अरे एक सेकंड देखते हैं, हमने ठीक से नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा ठीक है, रिमेनिंग हाफ, सॉरी मेरे को लगा ये वाला हाफ पूरा Z को चला गया, ये हाफ तो पूरा X को गया। ठीक है, और ये जो हाफ है, एंड इसको इक्वली X और Z ने लिया, तो इसको और हाफ हाफ करेंगे, 3/40 और 3/40। ये भी X को मिला और ये Z को मिला, तो X को टोटल क्या मिला, ये और ये, क्या हुआ, और Z को ये मिला। तो अब आप X का शेयर कितना था, 5/10 में ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, और उसके 2/10 में सिर्फ ये ऐड होगा। 29:11 निकाला सबने? तो स्मार्ट तो हैं ही आप लोग। बोला था, और आपने वो क्या बोला, गलत है। हाँ बोला ऐसा मैंने। You discourage। ओहो, आपको थोड़ा डिस्करेज करना सही है क्लास के लिए। X, a partner was assigned to look after dissolution process and was allowed remuneration of 15,000. Actual realization expenses amounted to 20, being paid by another partner. By what amount realization would be debited? ये बताओ। नहीं, 15. नहीं, एक सेकंड 35,000 being paid by, नहीं 20 होगा, 15 होगा। 35,000 final 35 लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? पेड बाय पार्टनर बट बॉन्ड नहीं अच्छा, एक चीज देखो, डिसोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ये याद रखना। एक होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो क्या है, वो ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया, वो तो ऐसे ही एक्सपेंस है, मतलब जो रियलाइजेशन करते हुए एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन के टाइम पे डिफरेंस होगा। वेरी गुड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं फर्म को बंद करने के खर्चे। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक अलग चीज है और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एक अलग चीज है, ये दोनों अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते ये इसमें इंक्लूडेड होगा या ये इसमें इंक्लूडेड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बोल दे तो अलग बात है, पर जब तक क्वेश्चन नहीं बोल रहा, ये दोनों अलग खर्चे हैं।
अभी आपके क्वेश्चन में जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो कितनी है? 15,000, ठीक है। और जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कितने हैं? क्या क्वेश्चन ने ये कहीं पर भी बोला कि ये खर्चे कोई पार्टनर अपनी पॉकेट से बेयर कर रहा है? ऐसा कुछ बोला? अगर आपको इस लाइन से ये लग रहा है बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर, तो क्या ये खर्चा उस पार्टनर का हो गया? अकाउंटेंसी में इस लाइन का ये मतलब होता है कि उस पार्टनर ने पैसे दिए पर खर्चा उसका नहीं है, अभी फर्म उसे देगी। हमें कैसे पता चलता है कि खर्चा ही उसका हो गया? लिखा होगा वर्ड, हाँ वर्ड ये लिखा होगा कि these expenses are to be borne, मतलब जो बियर वर्ड से बनता है, these expenses are to be borne by a partner। सिर्फ इस केस का ये मतलब है कि अब यह खर्चा फर्म का नहीं है, बाकी कोई भी पे करे, कोई और पार्टनर पे कर दे, अभी पे नहीं हुआ, इन सब केसेस से फर्क नहीं पड़ता, हमें वो अपना ही खर्चा मानना है फर्म का। तो यहाँ पे 15,000 तो हमारा खर्चा है ही, और ये 20 भी, आंसर 35 है इसका। समझ में आता है? क्या कहानी समझाई अभी? ठीक है, वेरी गुड, ध्यान दे लो। जब एक्स ऑलरेडी वो कर रहा था डिसोल्यूशन का प्रोसेस, तो अब वाई को एक्स पे करेगा ना? ये किसने बोला? उसने ये बोला है। मैंने अभी आपको क्या बताया है? ये मैंने क्या बताया आपको कि रेम्यूनरेशन एक अलग खर्चा है, रियलाइजेशन एक अलग खर्चा है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। फर्म को ये भी करना है, फर्म को ये भी करना है। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि अगर किसी को सैलरी दे दी तो ये हम क्यों दें? ये बात समझ में आती है? जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो क्या खर्चे हैं? वो ये खर्चे हैं कि आप फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, लॉयर की फीस दे रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो खर्चे, ठीक है। और ये काम जो आदमी कर रहा है, क्या वो फ्री में करेगा? सैलरी उसके लिए है। सैलरी ये है कि वो सारी, ये जो वो भाग रहा है इधर उधर, ये काम कर रहा है, आप कर लो, सिंपल सी बात है। वही अकेला क्यों करे? तो ये एक अलग खर्चा, ये एक अलग है। अभी तो समझाया इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, आपको ये भी इनकर करना है, ये भी इनकर करना है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हम उसे सैलरी दे तो रहे हैं, फिर ये खर्चा क्यों दे, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। मैंने आपको एक काम दिया कि आप यहां से जाओगे तमिलनाडु और इंस्टीट्यूट के लिए कुछ ऐसा ऐसा काम करोगे, ठीक है? क्या फ्री में जाओगे? तो आप जाने के लिए मेरे से पैसे लोगे, ठीक है? और फिर मैं बोलूं कि टिकट के पैसे क्यों दूं? पैसे दे तो दिए 10,000, हो गया काम, तो टिकट के पैसे अलग से लोगे? तो समझ आ रही है बात? टिकट के पैसे एक अलग चीज है, और जो काम करने, और अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 10,000 रुपीज हैं, यहां से दूर वो तमिलनाडु जाओ और काम करो, आप एक सस्ती ट्रेन की टिकट ही चाहे ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, मुझे नहीं पता कितने एक्सपेंस आएंगे, उसका खर्चा 7 आता है। और अब मैं आपको बोलूं मैंने 10 दे तो दिए, मुझसे ये 7 क्यों मांग रहे हो? वहां जाके रहोगे भी? मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, 10,000 दे तो दिए। ये 10,000 तो आपके सर्विसेज का पेमेंट आपको मिली ना, कि आप वहां जाके ये काम कर रहे हो। जो वहां रहने का खर्चा है, जाने का खर्चा है, वो तो एक अलग है ना। आप क्या कर रहे हो? आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। और अगर यहां आप मिक्स कर रहे हो तो कल को जब आपको मैं कोई काम दूंगा तब भी मिक्स करना, ठीक है? तब भी बस जो 10,000 दे रहा हूं उसमें वो काम करके आना जैसे भी, लेकिन तब दिमाग चलेगा। तब बोलोगे अरे ये तो सर्विसेज का है, इसी में रहना खाना सब कुछ इसी में है, तब दिमाग चलने लग जाएगा अच्छे से। अभी तो अभी चलने लग गया। ये दोनों अलग खर्चे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अरुण एंड वरुण were partners sharing profits and losses in ratio 3:2. Barum 3:2. They admitted Charan into partnership for 20% share. He was to bring proportionate capital. ये admission में capital adjustment ही आ गया एक तरीके से। He was to bring proportionate capital and brought 350, including 50,000 for share of goodwill. If adjusted capital of Arun after revaluation gain loss accumulated was इतना, what was Barun's capital after revaluation? Okay, कैसे करोगे इसको? अरे ये तो बड़ा, अरे कुछ अजीब नहीं है। अरे रुक जाओ, let me- हाँ पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। ध्रुव आपने क्लास ज्वाइन कर लिया ना, तो फिर क्या करोगे? अब निकाल दिया तो ज्वाइन कर भी नहीं सकते दोबारा। यार मतलब मेरे को काफी हद तक सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या करना है, तुम लोग टाइम लगा रहे हो।
एक पार्टनर 3.5 लाख लाता है जिसमें गुडविल कितनी है, तो कैपिटल का कितने लाता है, 3 लाख और कितना परसेंट है उसका शेयर, 20 तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गई ना। कितनी निकली, 3 लाख 20% है तो 15 लाख टोटल कैपिटल हो गई। इतनी मैथ्स कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं ना। ये बताओ 3 लाख लाता है वो, कितने परसेंट शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 3 लाख इंटू 100/20 15 लाख। अब 15 लाख में से आपको 2 पार्टनर्स की कैपिटल तो पता है, इसकी पता है ना 3 लाख इसकी, और दूसरे की भी बताई है। दूसरे की कितनी बताई है, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ही चाहिए होती है, और सारी एडजस्टमेंट्स के बाद 840 है। हाँ तो पढ़ के समझ में आना है ना, तो वो है 840, ये 1140 हो गया दोनों, 15 लाख माइनस 1140 360, ये तीसरे पार्टनर की कैपिटल होगी। बड़ा भी आसान था। ध्यान क्वेश्चन पे दो, वहां पर कोई और पढ़ने नहीं। सबसे जरूरी स्किल प्राइमरीली है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो क्या फर्क पड़ता है कि आता था या नहीं आता था, समझना तो खुद ही है सबको। Oh my God, Raghav and Sahil were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Capital balances were 720 and 280. ओ मेरे को कम बोला है 280। चलो कोई नहीं। नहीं चेंज करना पड़ेगा। There were balances of 5 lakhs, deferred revenue expenditure 4 in the books. They admitted Ojas into partnership for 20% share for which he brings 4 lakh as capital. Determine goodwill share. ये कैसे होगा? हिडन गुडविल है ये, कैसे निकलता है हिडन गुडविल? हाँ इफ याद है फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? वो 20% 20% है ना, तो 20% का रेसिप्रोकल करके टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। याद है? नहीं याद। 20 लाख 20 लाख टोटल कैपिटल हो 20 गई। लाख माइनस जब एमसीक्यू करने बैठ रहे हैं तो पहले कुछ आता होगा तभी तो कर पाएंगे, आता ही नहीं तो कैसे करेंगे? देखो हिडन गुडविल, आप में से कौन कौन है जिन्होंने वो बुक से क्वेश्चन पूरे नहीं करे? आपने नहीं करे? हाँ पता ही चल रहा है, आपने नहीं करे। वो बुक ले ली दूसरी आपने? आपने नहीं करे, आपने नहीं करे, आपने नहीं करे, नहीं करे। अगर एमसीक्यू कर लोगे ना आप तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज हो ही जाएंगे। एमसीक्यू में कौन सा कॉन्सेप्ट बचता? आपने भी नहीं करे। ये क्या है ये? हाँ वेरी गुड। देखो टाइम है, मई जून तक का टाइम होता है, मई जून तक आराम से होते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा अर्जेंसी दिखाएंगे। तो हिडन गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट यही है कि ऑल पार्टनर्स मतलब नए वाले की भी लिखी जाती है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया और उसका शेयर कितना है? 20%। रेसिप्रोकल कर दो, माइनस कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि अभी कैपिटल है कितनी है? 720 और 280 ऐड किया तो 10 लाख, पर 10 लाख में एक जनरल रिजर्व 5 लाख का ऐड हो जाएगा। अलग अलग मत निकालना, टोटल निकालो 15, और फिर ये 4 माइनस 11, तो 11 हुई इनकी कैपिटल। और ये 4 लाख 15 20 -15 इस क्वेश्चन में ना गलती यही होती है कि स्टूडेंट्स ये लिखना भूल जाते हैं, वो उन दो की लिख देंगे, ये भूल जाएंगे कि ऑल में ये भी तो आ चुका है, अब इसकी भी लिखी जाएगी। और इनका कोई गुडविल ऐसा तो नहीं, स्टार में गुडविल था कहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा वही तो निकाल रहे हैं, अगर होता तो फिर होता। सही है। तो ये 20 लाख, 20 माइनस 15 5 लाख। अब ये लेकिन 5 टोटल फर्म की गुडविल है और क्वेश्चन ने पूछा है गुडविल ऑफ, तो आप ये देख रहे हो छोटा सा लैप्स ऑफ आपका फोकस और क्वेश्चन गलत। हाँ तो गलत हो गया उसका। 5 लाख फर्म की गुडविल है, हमें क्या चाहिए? उसका शेयर जो कि 20% है, तो आंसर ये है। एमसीक्यू है टफ, इस बात को आप रियलाइज कर लो, बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम से टफ 20 नंबर के एमसीक्यू हैं।
ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखना है ना, तो उसकी भी तो लिखोगे। अभी तक 10 हुए हैं, मतलब हम चॉइस भी कर रहे हैं पर टाइम तो लगता है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? ओह, इसी पेज पे 6 हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। इसी पेज पे 6 हो गए। 6 तक है ना। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी है थोड़े से, तो पहले आप, क्या हुआ अब दिख रहा है अच्छे से फुल। बिल्डिंग वॉज अपेयरिंग, आप लोग मत पढ़ो ठीक है, सब पढ़ेंगे तो क्या। बिल्डिंग वॉज अपेयरिंग इन द बुक्स एट 20 लाख विच वॉज ओवर वैल्यूड बाय 25%। व्हाट विल द अमाउंट शोन इन बैलेंस शीट? ओ बताओ, 24 लाख। ये तो मैं सीधा बता सकता हूँ। सी पार्ट। 16 लाख है इसका आंसर। अच्छा। 1.5% वैल्यू 20 लाख है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% कम कर देना है, 1/4 4 हो गया, 5 का 525। अरे आ गया 20 लाख into 100 by 125 बस सिंपल। अब समझ लो, ये हमने, अगर आप एडमिशन चैप्टर में मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 69 पे जाओगे, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा जिसमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दोनों है। क्या हुआ? ही। हाँ मुझे पता है। इसको कैसे करना है, ये यूनिटरी मेथड है। अब पता है क्या है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि 20 लाख को 25% से बढ़ाओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है 20 लाख की वैल्यू है जो ऑलरेडी 25% से बढ़ी हुई है, तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं फिर 25 से कम कर दो। लेकिन आप एक चीज ये भी तो देखो, 100 में 25% बढ़ाओगे तो 25 ऐड करके 125 पे पहुंच जाओगे। अब मैं बोलूं कि वापस उल्टा जाओ, तो आपने 125 का 25% थोड़ी ना निकाल के माइनस करना है, क्योंकि ऐड किसका 25% किया था? 100 का। पर अब 100 तो आपको पता ही नहीं है, बेसिकली एक नंबर था। अब वो नंबर क्या था वो हमें नहीं पता, पर आप उस नंबर में उसका 25% ऐड करके 20 लाख पे आए हो, तो माइनस भी तो उसी का होगा। अब यहाँ एमसीक्यू में इजी हो जाता है, 4 ऑप्शन है, आंसर इससे कम ही होगा। इन दोनों में से देख लो किसका 25% ऐड करके आप 20 लाख पे पहुंच रहे हो। 16 लाख का 25% कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख ऐड किया 20 पे आ गए। पर अगर ये एमसीक्यू में ना हो तो सॉल्व कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड आता है तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 125 लाख है तो 100 कितना होगा? अगर 125%, क्योंकि 100 में 25% जुड़ के 125% हो जाता है, 20 लाख है, तो 100% कितना है? बेसिकली ये कैसे करोगे इसको ना, इसको ऐसे लिखो 125/100 इज इक्वल टू 20 lakhs। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और सेम अगर ये डिस्काउंट होता, मतलब अगर ये अंडर वैल्यूड होता तो भी हो जाता, इससे तो भी हो जाता। हाँ, तो 75% की वैल्यू 20 लाख होती तो 100% की वैल्यू निकाल लेते। वेरी गुड, वेरी। आपको हमेशा ये करना है, अगर वो बोले कि ओवर वैल्यूड है, देखो ओवर वैल्यूड कब की बात हो रही है? जब परसेंटेज में बता रहा है, जो भी वो नंबर बोल रहा है, जैसे 20 लाख, 20 लाख लिखो, इनटू 100 करो, अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूड वाली परसेंटेज, ठीक है। और अगर अंडर वैल्यूड बोल दे, वैसे तो देखो ये रटना नहीं चाहिए, ये मैथ्स है। अब इतना यूनिटरी मेथड तो हर बच्चे को आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको नहीं आता अब क्या करें उसके लिए, इनटू 100 अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड वाली परसेंटेज। तो अगर 20% ओवर अंडर वैल्यूड होता तो यहाँ क्या आ जाता? 80, क्योंकि आप 100 में से 20 माइनस कर देते। अब इससे क्या आंसर आएगा? इससे आंसर आएगा कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप रीवैल्यूएशन बना रहे हो, रीवैल्यूएशन में यहाँ क्या लिखते? 4 लाख, क्योंकि आपको 20 लाख के बिल्डिंग को 16 पे लेके आना है ना। आंसर ये नहीं आया है कि कितना चेंज होना चाहिए, आंसर ये आया है किस वैल्यू पे जाना है। तो माइनस करोगे तो रीवैल्यूएशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसी एडजस्टमेंट आने के चांसेस 99% है, 99% ये आएगा ऐसी एडजस्टमेंट, या तो बड़े क्वेश्चन में या एमसीक्यू में, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ये याद रखना। समझ आ गया? अगेन ये क्वेश्चन वो नहीं था जिसमें आपको टाइम लगना चाहिए। एमसीक्यू में हमेशा याद रखो, अगर ये ओवर वैल्यूड है तो एक्चुअल आंसर तो कम ही होगा, ये दोनों तो वैसे ही रूल आउट हो गए। उसके बाद इन दोनों में से देख लो किसका 25% ऐड करके यहां पर आंसर आता है।
ये बात समझ में आई? इसका नहीं होगा क्योंकि इसका ना 25% 375 ये आएगा। अभी ऐड करोगे तो ये तो 1875 बनता है। पर मेंटल मैथ्स, अगर 15 लाख का 25% निकालने में 10 मिनट लग जाते हैं तो फिर यहाँ भी फटक गए आप। कुछ तो चाहिए ना, कोई एबिलिटी तो चाहिए ना जल्दी करने के लिए। Floater Limited issued 60,000 8% debentures of 100 each at 5% discount and to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. On the date of issue, balance in securities premium was 8 lakhs and statement of profit and loss was 5. ये क्वेश्चन 12 से यही है, ठीक है? तो आप पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लो, यहाँ अमाउंट निकाल लो। 60,000 डिबेंचर्स 100 ईच कितने हुए? अरे टोटल बोलो ना। 60 lakhs इशित जी। 5% डिस्काउंट 60 लाख पे कितना होता है? तो जो डिस्काउंट, इसको पहले इरेज करते हैं। तो जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसकी फिगर लिख लेते हैं हम 3 lakhs, ठीक है? हमें पता होना चाहिए ना क्या राइट ऑफ करना है। और हम कितने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? वो कितना हुआ? ठीक है, तो हमें ये चीजें राइट ऑफ करना है। टोटल है 9, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। कैलकुलेशन हो गई। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ एज इतना आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड इतना आउट ऑफ P&L। आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है? 8 लाख। और वो बोल रहा है कि आप कितना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी लॉस, ओ लॉस टोटल ही हो गया ना। 9 लाख हमें राइट ऑफ करना है। पहले आप क्या यूज करोगे? पूरा यूज हो जाएगा। कितना है वो? एक ही ऑप्शन आगे क्या देखोगे? 8 लाख यहाँ से और 1 लाख यहाँ से। ये बात सबको समझ में आती है? वेरी गुड। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बैलेंस इन P&L विल बी। अभी P&L में कितना बैलेंस है? ये लॉस है 5 का। आपने और 1 लाख लॉस डाल दिया, 6 लाख का लॉस। और गलती क्या होगी? गलती ये होगी आप लॉस पे ध्यान नहीं दोगे। 5 लाख है, 5 लाख में से 1 चला गया, 4 बचा, और इन दोनों में से कोई एक 4 आप सिलेक्ट कर लोगे। ध्यान देना, लॉस में लॉस बढ़ता है। तो अब हाँ यस, तो 5 लाख के लॉस में 1 लाख और गया तो देखा, स्मार्ट तो है ही आप। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस ऑफ टू बी ट्रीटेड एज। जब आप जर्नल लिखते हो, आप लिखते हो ना टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, वो लायबिलिटी क्रिएट करते हो, उसमें 6 लाख का अमाउंट जाएगा। ये याद है? क्योंकि यही तो आपने देना है। ये तो चलो 6 लाख तो आ गया। 6 लाख नॉन करेंट लायबिलिटी है करेंट? कैसे पता? हाँ, कैसे पता? यहाँ लिखा है। अगर मैंने एक प्रीमियम 5 साल बाद देना है तो वो करेंट लायबिलिटी थोड़ी ना होगा। और इसमें 9 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। डिस्काउंट कोई लायबिलिटी बनता ही नहीं है। ये बात क्लियर है? वो जर्नल, अब देखो, जिसको जर्नल नहीं समझ में आती, जो रट रहा है, नहीं कर पाएगा वो इसको आंसर। वो मेरा सिर खाता रहेगा कि 9 क्यों है, 6 क्यों है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज लायबिलिटी बन रही है, क्या चीज। अगर हम इसकी जर्नल की बात करें तो जो जर्नल सेकंड वाली होगी उसमें एक तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है? लॉस ऑन इशू डेबिट हो रहा होगा। इसमें आपके ये दोनों लॉस आ रहे होंगे 9 लाख। 2 डिबेंचर आ रहा होगा, ठीक है, और 2 प्रीमियम पेबल। ये आपके एक्सपेंसेस थे 2 जो हमने राइट ऑफ कर दिए। ये प्रीमियम पेबल, ये आपको क्लास में भी बताया था, ये लायबिलिटी है 6 लाख की, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। लायबिलिटी कहाँ जाती है? अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही लोगे कि नॉन करेंट होगा या करेंट। अभी थोड़ी देना है, 5 साल बाद देना है। नॉन करेंट चीजें समझ में आती हैं तो अपनी लाइफ आसान बना लोगे। लगता नहीं है, कोई नहीं आती है। 500 रुपए मिल गए ना, डिस्करेज करना होता किसी और को दे देता। तो फिर चुप रहो। Arun, Basu and Tarun were partners sharing profits and losses in ratio of 5:3. Their firm was dissolved on 31 March. On this date, assets and liabilities appearing in their books of accounts, building, furniture, stock। मैं अमाउंट नहीं देख रहा अभी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। पहले देखते हैं ना करना क्या है। Determine the amount of realization gain or loss। अपने सारे एसेट्स का सम करो, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो 340 में बिके हैं। सारे एसेट्स का सम करो जल्दी। मेंटली कर लोगे? कर दो। 150। यार तुमसे ऐड नहीं हो रहे एसेट। 4 लाख एसेट्स। आप चुप रहो। जो सब बोल रहे हैं
जो सब बोल रहे हैं आप वही बोल रहे हो, 4 लाख ठीक है? 4 लाख 4 लाख देखो मैं बताता हूँ हम कैश को क्यों नहीं ऐड करते। एक लॉजिक तो ये है, ये रियलाइजेशन में आता ही नहीं। दूसरा, क्या कैश बेचना है? कैश तो कैश ही है। आपको कैश पे प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता। पर आपको इन पे प्रॉफिट या लॉस होगा। कैसे? ये आप बेचने निकलोगे और जब आप बेचोगे तो कितने में बिके? इनकी वैल्यू कितनी थी? 4 लाख के एसेट्स कितने में बिके? प्रॉफिट हुआ या लॉस? 60 का लॉस यहाँ हुआ। कैश पे लॉस होगा? कैश तो 20 का 20 ही रहेगा। और आपके 2 लायबिलिटी भी हैं, इन पे क्वेश्चन ने कुछ बताया तो ये सेम वैल्यू पे गए, इन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ क्योंकि ये सेम वैल्यू पे गए। एक्चुअली आपको क्या हुआ है? 60 का लॉस। समझ में आया? आप यहाँ रियलाइजेशन बना सकते हो पर वो टाइम वेस्ट है। एक नंबर में रियलाइजेशन बनाओगे। कैसे करना है? सिंपल ये करना है, जो उनसे एसेट्स बिकने वाले होते हैं, बिकने वाले मतलब जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही वो एसेट्स होते हैं जो आप बेचने निकलोगे। ये लॉजिक समझ में आता है? उन एसेट्स का सम करो। क्वेश्चन लिख देगा वो एसेट्स कितने में बिके। अब 4 लाख के एसेट्स 340 में बिके तो 60,000 का लॉस है। कैश को हम क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि 20,000 का कैश 20,000 का कैश ही रहेगा ना, मेरे को उस पर प्रॉफिट है ना उस पर लॉस है। लायबिलिटीज को मैंने क्यों यहाँ इग्नोर कर दिया? क्योंकि ये लायबिलिटीज पे क्वेश्चन साइलेंट है तो ये सेम वैल्यू पे हुई। अगर क्वेश्चन बोलता ये 50,000 के क्रेडिटर्स को मैंने 40 दिए तो क्या होता? हमारा लॉस 10,000 से कम हो जाता। नहीं, हाँ मतलब प्रॉफिट होता 10,000 और वो प्रॉफिट मैं अपने लॉस से माइनस कर देता और आंसर 50,000 लॉस आता। ठीक है? पर जब क्रेडिटर्स लायबिलिटी पे साइलेंट है तो साइलेंट है। Don and Saurav were partners sharing profits and losses equally. They decided to share future profits and losses in the ratio 3:2. Their manager Arya met with an accident in office. Blah blah blah. His claim for manager का ऑफिस में एक्सीडेंट हो क्या हो गया? Amounted to 50,000. The firm had workman compensation reserve of 80. 80 का रिजर्व है, कितने देने पड़ रहे हैं? 50. Which of the ये तो बहुत इजी है। 50 will be provided as claim out of workman compensation and balance 30 will be distributed amongst partners in। ये सही लग रहा है? बाकी भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ इसमें गलती क्या है। सेकंड बी में न्यू, हम रिजर्व को न्यू में थोड़ी बांट देंगे तो ये गलत हो जाता है। इसमें गलत क्या है? जो बचा हुआ पैसा है वो रिवैल्यूएशन में थोड़ी जाएगा। और 50 will be provided as claim and हाँ वो बटना ही है। ठीक है, तो ये सही है। वेरी गुड, समझ में आ गया। इसकी वो जर्नल पूछता आप बहुत आराम से बता देते, पर अब उसने क्या करा, उसने जर्नल पूछने की जगह अंग्रेजी का सेंटेंस लिख दिया और अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से आती है सबको। ऐसी चीजें प्रॉब्लम करेंगी। ये आपको वैसे तो आता होगा पर जब वो थोड़ी लैंग्वेज बदल देगा या लेआउट बदल देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं खुद से कर रहा होता तो 10 मिनट में हो चुके होते। समझाना भी तो पड़ रहा है। अब बताऊं कैसे? बताना, इसका आंसर बताना 17 का, अभी समझ आ जाएगा। आप मेरे से क्वेश्चन पूछते क्यों? हाँ क्योंकि आप ये दोनों का टोटल माइनस ऐसा नहीं होगा। बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा तो मुझे क्या पता। रॉ मटेरियल ले जाएगा, बाकी चीज जो होगी वो इन्वेंटरी है हमारी। तो बता दो आंसर। 1 लाख आप इन 3 का सम बताओ 3,70,000 और इन 3 का सम बताओ 3,60,000। तो आंसर क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। हाँ। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं होता। अभी 2024 में 60 था 70 होगा 10,000 का तो हुआ 10? हाँ। अच्छा रुको, ये जो आप ऑनलाइन हो तीनों हो, हाँ बताना इसका आंसर क्या है 17 का। या तो बोल दो या चैट में, नहीं कॉल नहीं करेगा। क्या है? डी। ओके, बाकी लोग भी बता दो। रॉ मटेरियल क्यों नहीं है ना इसमें? पता था, मैसेज में आया कुछ डी। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है सर। अच्छा, और इको में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और अकाउंट में होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अरे पहले अगर 360 देखो, था, 370 पहले तो रॉ मटेरियल जो होता है ना, P&L का फॉर्मेट देखोगे, रॉ मटेरियल किस में आता है?
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में आता ही नहीं है। चेंजेस इन इन्वेंट्री में ये 3 आते हैं, और इन 3 में आपको दोनों का सम भी आपने सही बोला, पर आपने पता है गलत क्या बोला। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। I was right, sir. I was right. क्या यू वर राइट? मैंने बोला था रॉ मटेरियल लिक्विडिटी होगा, मैंने बोला था कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो फिर आंसर उससे क्या आएगा? -10। हाँ, मैंने माइनस 10 ही बोला, मैंने अभी तक 10 बोला नहीं, आगे वाली बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। तो आपने ओपनिंग कितना है? 360 माइनस क्लोजिंग, तो आंसर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 5 टाइम्स, द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 5 lakhs एंड जीपी 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब ये किसका? ये COGS का 25% है। डिटरमिन अमाउंट ऑफ, ये तो सिंपल है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। रुको, मैं बताती हूँ। अगर सेल 5 लाख है और ये 25% ऑफ कॉस्ट है, 25% ऑफ कॉस्ट मतलब सेल का कितना हुआ? कन्वर्ट करो, ये 1/4, वेरी गुड, यही तो 1/4 है। 1/4 ऑफ COGS, सेल का कितना होता है? 1/5 ऑफ सेल। तो 5 लाख का 1/5 माइनस करो, कॉस्ट कितना आया? तो 5 लाख में से 20% लेस हुआ, 4 लाख बचा। 4 लाख COGS है, तो COGS आता है 4। हमने क्यों निकाला है COGS? ताकि हम वो निकाल सकें एवरेज इन्वेंट्री, उससे आइडिया दिया होना। हाँ, तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, इसका फॉर्मूला बताओ। COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, COGS प्लस अपॉन में चेंज इन COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है ये। प्लस तो ITR, हाँ ये कितना? सिमर जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। 5 COGS, 4 लाख ये x ले लेते हैं, तो ये कितना आया? ये नीचे आएगा, ये एवरेज इन्वेंट्री है। इन दोनों, अब यहाँ से तो वैसे लिखने की इतनी जरूरत है नहीं, ये 60 है। 60 में क्या ऐड करोगे कि एवरेज 80 हो जाए? 1 लाख। 160/2 होता है ना, वो मैं लिख के कर लेना। इसका आंसर 1 लाख है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। Provision for tax for the year ended 31 March 2025 and 31 March 2024 were 3 lakh and 280। ये लेजर बनेगा क्योंकि टैक्स पेड आ गया। लेजर में स्टार्टिंग में आपका टैक्स था 280, ठीक है, आपने पे कितना करा? 250। तो 30 की लायबिलिटी रह गई, ठीक है, 30 की लायबिलिटी रह गई, पर ईयर एंड पे आप देखते हो तो वो 3 लाख है, तो आपने और कितनी क्रिएट करी? 270। ये बात मेंटली जिनको समझ आ गई उनके लिए सही, जिनको नहीं आई वो लेजर में डालेंगे तो समझ जाएंगे। लेजर को आप मेंटली भी तो क्रिएट कर ही सकते हो। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है। ओपनिंग कितना था? 280। फिर टैक्स पेड कितना था? 250। वो किस साइड आता है? क्योंकि ये लायबिलिटी है, पे करोगे कम हो जाएगा। टू बैंक 250, ठीक है। और फिर क्लोजिंग अगर हम देखें तो 3 है, क्लोजिंग इधर आता है। इस साइड का सम कितना है? इस साइड का सम भी यही होना चाहिए, पर है कितना? तो और 270 चाहिए, तो ये मेड है। ये लेजर बनाना आता है तो ठीक, नहीं तो मेंटली तो आना ही चाहिए। मेंटली तो सिंपल होता है। अब ये देखो कि 280 पहले से है, 250 हमने पे कर दिया तो 30,000 की लायबिलिटी बचेगी, पर एंड में है 3 लाख, तो हमने 270 और क्रिएट करी, तभी तो वो बढ़ गई। ठीक है, अब लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ फाइनेंस कंपनी? ये ध्यान रखना, फाइनेंस कंपनी के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? Conversion of debentures into share, dividend received, building purchase, dividend paid। सोच लो, फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? फाइनेंस लेना, हाँ, पैसों में डील करना, ठीक है। पैसों में डील करने का क्या मतलब है? पैसे देना, उसके बदले इनकम रिसीव करना। तो एक सबसे सिंपल तो है लोन दो, लोन के बदले और क्या अल्टरनेट ऑप्शन है? अगर आपके पास बड़े सारे पैसे हैं तो शेयर्स खरीदो, खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा ना।
तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, दोनों तो दे नहीं सकता, फिर दो आंसर करेक्ट हो जाते। इंटरेस्ट रिसीव भी हो, एक फाइनेंस कंपनी को किसी भी तरह की इनकम मिले जो एक नॉर्मल कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके